नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के प्रकरण प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। हम सब जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो जो चीज़ें या तो फिर जिसका भी हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जिस चीज का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसी चीजें जो हमें कुदरत के द्वारा मिली। प्राकृतिक मतलब कुदरत के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुआ है, ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो कुदरत के द्वारा जो जो संसाधन मिले कि जिसका हम अपने जीवन में जाने अनजाने उसके उपयोग में लगे रहे हैं, उसके उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे संसाधनों के बारे में हम इस चैप्टर में अभ्यास करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं, पर इन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल्य द्वारा उसे उपयोग में ले। देखिए क्या कहा इधर, संसाधन द्वारा मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकता है जिसको हम कुछ हद तक या तो फिर पूर्ण रूप में संतुष्ट कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें हजारों तत्व दिए, लेकिन हम हर एक को संसाधन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो संसाधन तभी कह जाएंगे जब हम अपने ज्ञान अपने कौशल्य को उपयोग में लेकर उसको उपयोग करें। संसाधन तभी कहते हैं जब उसका हम अपने ज्ञान और कौशल्य के माध्यम से उपयोग करें। तो संसाधन मतलब मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल्य के माध्यम से जिसे उपयोग में ले वो। दूसरी तरफ से कहे तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित है या निर्भर है, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सके एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, उसे संसाधन कहते हैं। देखो इधर दूसरी उसकी संकल्पनाएं दी हमें कि मनुष्य जिस पर आश्रित हो या निर्भर हो, जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो। दूसरा कहा कि उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, इसे हम संसाधन कह सकते हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़े तो कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। यानी कि मनुष्य अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी चीज का उपयोग करे तो वो संसाधन बन जाती है। मनुष्य अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिस भी चीज को उपयोग में ले वो संसाधन कही जाती है। प्राचीन काल में भारत की बात करें तो प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तो तब वे संसाधन नहीं थे। जब तक हमें जमीन के अंदर गड़े खनिजों की जानकारी नहीं थी, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं थे। परंतु आज उसकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन में अत्यंत लाभदायी साबित हुआ और अत्यंत आवश्यक बनी।
तो इसीलिए आज हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों में उपयोगिता और कार्य करने की योग्यता, ये दोनों चीजें होनी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति, ये तीनों की परस्पर प्रक्रिया से ही संसाधन बनता है। कहने का मतलब है कि प्रकृति के पास जो भी है वो तो है ही, लेकिन वो संसाधन नहीं है। संसाधन कब बनेगा? जब मनुष्य उसको अपने उद्देश्य हेतु ले। प्रकृति के पास तो है ही प्राकृतिक संसाधन, लेकिन संसाधन कब बनता है? जब मनुष्य उसको अपने उपयोग में ले। और दूसरा, मनुष्य उसका उपयोग कब करेगा? जब उसके पास रहेगा ज्ञान और कौशल्य। और अगर मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपनी बुद्धि क्षमता, अपने कौशल्य के माध्यम से करे, तो वो हो जाती है संस्कृति। यानी कि प्राकृतिक तत्वों से मिले संसाधन जब मनुष्य अपनी संस्कृति के माध्यम से उपयोग में लेता है, तब वो एक संसाधन कहा जाता है। तो यह संसाधन की परिभाषा। अब आगे बात करते हैं संसाधन के उपयोग के बारे में। अपने जीवन में हम जाने अनजाने कई बार या तो रोज संसाधन का उपयोग करते हैं। संसाधन हमें उनकी तरह से उपयोगी है। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन में हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये अभिन्न अंग है। मनुष्य के जीवन के हर एक चरण पे, हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं संसाधन हमारे केंद्र में रहता है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सब में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम प्राकृतिक संसाधन पर अवलंबित है। इस संदर्भ में अधिक तथ्य जाने तो संसाधन भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। संसाधन का कच्चे माल के स्रोत के रूप में हम उपयोग करते हैं, या फिर संसाधन का हम शक्ति संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि संसाधन का हम जाने अनजाने प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से उसका उपयोग करते। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने, और परोक्ष मतलब अन्य माध्यम से, आमने सामने ना हो ऐसा संसाधन का हम प्रयोग करते हैं। कृषि प्रवृत्ति से शुरू करके उद्योग प्रवृत्ति तक संसाधन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है। इसके बारे में ज़्यादा तथ्य देखें तो संसाधन का हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो भोजन के रूप में हम संसाधन का प्रयोग कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध, उनकी बनावटें, मांस, जलाशयों में से मिलती मछलियाँ, अन्य जलचर प्राणी, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु, खाद्य सामग्री के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो सभी चीज़ें जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं, फिर वो पेड़ पर पकने वाले फल हो या खेतीबाड़ी से उत्पन्न होने वाली खाद्य फसलें हो, पालतू प्राणियों में से मिलता दूध हो या उसका मांस हो या अन्य उसकी बनावटें हो, या पानी में से हम प्राप्त करते हो मछली हो, या फिर अन्य कोई जलचर प्राणी हो, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु, कोई भी चीज जो खेती बाड़ी से या उसके संलग्न
किसी भी चीज़ से हमें जो प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हम खाने में करते हैं, तो हर एक चीज़ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, यानी कि वो सब प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम उसका उपयोग अपने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि हमारी भूख मिटाने के लिए करते हैं। तो ठीक इसी तरह भोजन के रूप में संसाधन हम प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग करते हैं या फिर परोक्ष रूप से हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन भोजन के रूप में संसाधन का उपयोग हम करते हैं। यानी कि आपको संसाधन की उपयोगिता पूछी जाए कि संसाधनों की उपयोगिता बताइए, दर्शाइए, तो फिर आपको लिखना है कि संसाधन का हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। और हर एक प्रवृत्ति में, इंसान की हर एक प्रवृत्ति में जीवन से जुड़ा वो अभिन्न भाग है। संसाधन का हम भोजन के रूप में, कच्चे माल के स्रोत के रूप में या फिर शक्ति संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फिर लिखना है भोजन के रूप में कैसे, तो फिर पेड़ से पके फल, खाद्य फसलें, पालतू प्राणी जैसा दूध, उसकी बनावटें, उसका मांस, मधुमक्खी का मधु, जलचर प्राणी या फिर मछलियाँ वगैरह, जिसका हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन हुए। और वो हर एक संसाधन हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करें संसाधन की, कच्चे माल के स्रोत के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, तो कैसे? तो कच्चा माल किसे कहते हैं या कच्चे माल का स्रोत किसे कहते हैं? तो उद्योग के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें प्राथमिक पदार्थ चाहिए। जैसे अगर हम कपड़ा बनाने चाहते हैं, कापड़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए हमें रुई, कॉटन, कपास। जैसे हम शर्करा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गन्ना चाहिए, या फिर गुड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गन्ना चाहिए। जैसे हम कागज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेड़ या बांस चाहिए, बाम्बू। कहने का मतलब कि किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो प्राथमिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको बनाने के लिए हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो उसे कहा जाता है कच्चा माल। तो कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी हम प्राकृतिक संसाधन का ही उपयोग करते हैं। जैसे जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ें, फिर वो औषधि के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, गुंदर के रूप में हो, मधु के रूप में हो, या फिर औषधीय पत्ते, फल फलादि या किसी भी रूप में हो, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जंगल में से प्राप्त होने वाली चीज़ें, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्रियाँ, जैसे अभी हमने बोला गन्ना, जैसे पेड़, जैसे रुई, ये सब कुछ। पालतू पशु में से प्राप्त होने वाली ऊन, जैसे हम ऊन को प्राप्त करते हैं, उसके बालों से ऊन को बनाते हैं, तो वो हुआ। और उसके अलावा चमड़ा, उसका मांस, जिसका प्रयोग हम किसी ना किसी चीज़ बनाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें ढोलक बनाना है तो हम चमड़े का उपयोग करेंगे, तो चमड़ा हमें पशु के माध्यम से मिलता है। तो पशु वो हमारे खेतीबाड़ी में से ही चलता है, तो वो हमारा प्राथमिक कच्चे माल का स्रोत हुआ। तो पशुओं से में से मिलता है दूध, उसकी खाल, उसका मांस वगैरह। जमीन में से प्राप्त खनिज, जिसे हम अयस्क बोलते हैं, जो कच्चा होता है उसको गीला, फिर उसको भट्टी में डाल के उसको गर्म करते हैं और उसके बाद उसकी धातु का निर्माण करते हैं, तो वो खनिज। अयस्क यानी अशुद्ध धातुएं। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा ही उसका उपयोग हुआ। उसके आगे की बात करें तो संसाधन का शक्ति की संसाधन के रूप में उपयोग कैसे? तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो शक्तिशाली हैं,
यानी कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम शक्ति या ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो शक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, जिसको जलाकर उसमें से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिजली प्राप्त की जाती है या फिर गर्मी प्राप्त की जाती है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे मिट्टी का तेल, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, ये गैस, इस सब चीज़ों में से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो पेट्रोलियम पदार्थ वो संसाधन ही हुआ जिससे हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है और जिसका उपयोग हम अपने जीवन जरूरी चीज वस्तु और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, जैसे अभी मैंने बोला कि गैस का प्रयोग भी हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या कोई ना कोई हेतु हम करते हैं। इस सभी का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में ईंधन की तरह हम उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वारा भाटा और जलप्रपात, हम सबका उपयोग ऊर्जा के लिए ही करते हैं। सूर्य प्रकाश में से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे पवन में से, वैसे समुद्री लहरों से, वैसे ज्वारा भाटा से। उसी प्रकार जो जल का प्रपात होता है, जल धोध होता है, उसी के माध्यम से भी हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ठीक उसी तरह संसाधन के कई उपयोग हैं। वैसे संसाधन के उपयोग के बारे में अगर लिखने बैठ जाए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर संसाधन के उपयोग पूछे जाए तो आपको लिखना क्या है कि उसका उपयोग हम अनेक तरह से करते हैं, जीवन के हर चरण में हमसे वो जुड़ा हुआ है, हम माने या ना माने, लेकिन कृषि से शुरू करके उद्योगों में सभी जगह पर संसाधन का ही उपयोग होता है। हम जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके कई उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसको सही ढंग से जानने के लिए चौकस रूप के अंदर हमने उसे बांट दिया। जैसे कि संसाधन का भोजन के रूप में उपयोग। अब भोजन के रूप में उसका उपयोग कैसे किया गया, तो हमें लिखना है कि जल में से प्राप्त विविध चीज वस्तुओं, पालतू प्राणियों में से प्राप्त है वो, खेती में से प्राप्त है वो, प्राकृतिक रूप से ही सब हमें मिलता है। फिर वो फल हो, मछलियाँ हो, जलचर प्राणी हो, मधुमक्खी का मध हो या अन्य कोई खाद्य सामग्री, सभी चीज़ें हमें भोजन के रूप में, संसाधन के रूप में लेते हैं। उसी तरह कच्चे माल के स्वरूप में, जैसे जंगल में से प्राप्त होने वाली चीज़ें, कृषि उपलब्धियाँ, पशुओं में से प्राप्त होने वाली चीज़ें या फिर जमीन में से प्राप्त होने वाले खनिज, और उसी तरह शक्ति संसाधन के रूप में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, सभी का हम ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु या फिर पुनः प्राप्य संसाधन जैसे कि सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वारा भाटा और जलप्रपात, सब में से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वो शक्ति संसाधन के रूप में हम संसाधन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए संसाधन के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से, तो मुख्य संसाधन के 3 प्रकार हैं। चलो देखते हैं। तो संसाधन के निम्न प्रकार से उसे वर्गीकृत किया गया है। मालिकाना आधार पर संसाधन का पहला प्रकार, पुनः प्राप्यता के आधार पर और वितरण क्षेत्र के आधार पर संसाधन के मुख्य 3 रूप में उसे बांटा गया। मालिकाना आधार, पुनः प्राप्यता का आधार और वितरण क्षेत्र के माध्यम से उसके प्रकार। तो मालिकाना आधार पर उसके कितने प्रकार हैं, तो मालिकाना आधार पर उसके हुए 3 प्रकार, पुनः प्राप्यता के आधार पर मानो उसके 2 प्रकार हैं, या फिर वितरण क्षेत्र के आधार पर मान लो उसके 4 प्रकार हैं। तो हमें उसके जो पेटा प्रकार है उसे भी याद रखना है। देखते हैं, मालिकाना आधार के आधार से, मालिकाना दृष्टि से संसाधन के कौन से प्रकार हैं और कितने प्रकार हैं। तो नीचे आप एक कोष्टक देख रहे हैं और उस कोष्टक के माध्यम से ही हमें
संसाधन के प्रकार पर देखने हैं। संसाधन के मुख्य 3 प्रकार हैं। उसके पहला प्रकार मालिकाना आधार पर उसका पहला प्रकार, और मालिकाना दृष्टि से जो उसके प्रकार है वो भी 3 है। कौन से? तो व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं वैश्विक संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकी का जो संसाधन है, जिस पर किसी व्यक्ति या किसी परिवार की मालिकी हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिसका मालिक कोई निश्चित व्यक्ति हो या निश्चित परिवार हो, निश्चित कुटुंब हो, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो भूमि, धरती है, वो किसी ना किसी की मालिकी की होती है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे आवास यानी कि रहने का जगह, तो किसी का घर किसी की मालिकी ही होगा। हमारा घर जैसे हमारी मालिकी का है, उसी तरह दूसरे का घर दूसरे की मालिकी का है। कोई ऐसा घर तो होगा ही नहीं जो सबकी मालिकी का होगा। हाँ, सरकारी स्थान ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सबकी मालिकी के होते हैं, लेकिन वो मुद्दा इधर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि मालिकी के आधार पे, मालिकी की दृष्टि से संसाधन के 3 प्रकार, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि जिसकी मालिकी किसी व्यक्ति के हाथ में हो या किसी कुटुंब के हाथ में हो, ऐसे संसाधन, उदाहरण के तौर पे भूमि या तो फिर आवास। मालिकी के आधार पर संसाधन का दूसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी देश या किसी प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति हो। हमने अभी भी बोला ना कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसकी मालिकी पूरे राष्ट्र की होती है या पूरा प्रदेश उसकी मालिकी का होता है। तो ऐसे जो संसाधन है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सेना, जैसे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर नौकादल हो या फिर भूमिदल हो, तो ये हम सबकी मालिकी का है, या तो फिर उसके हम सब मालिक हैं। वो पूरे देश का है, उसका मालिक पूरा देश होता है। वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपदा है। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या फिर सेना हो। तो ऐसी जो जगह है जिसका मालिक पूरा राष्ट्र है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और तीसरी बात है वैश्विक संसाधन, यानी कि संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है। ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है और उसका उपयोग पूरा विश्व करता है, ऐसी भौतिक और अभौतिक संपत्ति। अब पहले तो ये समझ लीजिए भौतिक संपत्ति किसे कहते हैं। तो भौतिक संपत्ति यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे भौतिक संपत्ति कहते हैं। जैसे मोबाइल है, जैसे फैन है, जैसे घड़ी है, जैसे चेयर है, जैसे टेबल है, जैसे बोर्ड है, जैसे चौक है। इस सब को हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये हुआ भौतिक संसाधन। और ऐसे संसाधन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसकी सिर्फ अनुभूति होती है, उसे कहा जाता है अभौतिक संसाधन। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ आपको दिख नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ लेकिन आपका मेरा विचार आप नहीं देख सकते। जैसे सूर्य प्रकाश है, जैसे ये हवा है, तो ये सभी चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है, जिससे उसका अनुभव होता है, तो अनुभूति होती है। ऐसी चीज़ों को हम ऐसी चीज़ों को हम अभौतिक संसाधन कहते हैं। तो
भौतिक और अभौतिक ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए पूरा विश्व करता है, ऐसे संसाधन को वैश्विक संसाधन कहा जाता है। विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना संसाधन हो, उसे वैश्विक संसाधन कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे ये हवा है, ठीक है ना। तो संसाधन के मालिकाना आधार पर मुख्य 3 प्रकार हुए। अब बात करते हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर उसके प्रकार। तो संसाधन के वितरण के आधार पर मुख्य 4 प्रकार हैं, जैसे सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन एवं एकल संसाधन। देखते हैं। पहला, सर्वसुलभ संसाधन। ऐसी चीजें जो सर्वसुलभ हो, सबको मिल सके या सबको आसानी से मिल जाए, ऐसी चीजों को सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। संसाधन तो हमें पता है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वो। तो ऐसे है सर्वसुलभ संसाधन, यानी कि वातावरण में उपयोगी वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वे सारे जो सबको आसानी से प्राप्त हो, उसे सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का वितरण के आधार पर दूसरा प्रकार है सामान्य सुलभ, यानी कि सामान्यतः सबको प्राप्त होने वाली ऐसी चीजें जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जो सामान्यतः सबको मिल जाए, ऐसी चीजें जैसे कि धरती है, वो यानी कि जमीन, जल, गोचर, ये सारी चीजें सामान्यतः सबको मिलती है। तो सामान्यतः सबको प्राप्त हो ऐसी चीजों को संसाधन के वितरण के आधार पर सामान्य सुलभ संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन का तीसरा प्रकार देखें तो विरल संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति सबको आसानी से नहीं होती, यानी कि ऐसा संसाधन जिसका प्राप्ति स्थान मर्यादित हो, जिसका मिलना कठिन हो, ऐसे संसाधनों को विरल संसाधन कहा जाता है। देखते हैं, जिसका प्राप्ति स्थान मर्यादित हो, ऐसे खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि बहुत सारी धातु जो आसानी से हमें नहीं मिलती या इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या कहीं कभार उसके प्राप्ति स्थान मर्यादित होते हैं, उसे कहा जाता है विरल संसाधन। और आखिर वाला संसाधन जिसको वितरण के आधार से बनाया गया वो है एकल संसाधन। विश्व में भाग्यवश कहीं एक ही जगह से मिलता हो या फिर विश्व में भाग्यवश एक या दो ही जगह पर जो प्राप्त हो, ऐसे संसाधनों को एकल संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसे संसाधन जो विश्व में सिर्फ एक दो जगह पर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे देखो तो क्रायोलाइट नामक एक खनिज है, ठीक है ना। क्रायोलाइट नामक एक खनिज जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में से ही प्राप्त होता है। पूरे विश्व के अंदर एक ही जगह है ग्रीनलैंड जहाँ से क्रायोलाइट नामक खनिज प्राप्त होती है। तो ये हुआ एकल संसाधन, यानी कि विश्व के अंदर भाग्यवश एक या दो जगह से प्राप्त होने वाली संसाधनों को एकल संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो संसाधन के मुख्य प्रकार कितने में देखे तो 3 देखे। संसाधन के मुख्य 3 प्रकार हैं और उस 3 प्रकार में भी हमने क्या देखा तो मालिकाना आधार पर, प्राप्यता के आधार पर, वितरण के आधार पर। मालिकाना आधार पर उसके 3 प्रकार थे, जैसे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक।
उसी प्रकार वितरण के आधार पर उसके 4 प्रकार: सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल संसाधन एवं एकल संसाधन। और उसमें वो खास याद रखना है एकल संसाधन में कि क्रायोलाइट नामक खनिज है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में से प्राप्त होती है। तो कई बार बोर्ड में उसमें से प्रश्न आते हैं। तो ये 4 संसाधन वितरण के आधार पर हुए। उसके बाद बात करते हैं प्राप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो प्राप्यता के आधार पर संसाधन के सिर्फ 2 प्रकार हैं: पुनः प्राप्य संसाधन और पुनः अप्राप्य संसाधन, या तो फिर नवीनीकरणीय संसाधन या अनवीनीकरणीय संसाधन, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।